students, welcome back to my channel. Let's continue with our third chapter, change in profit sharing ratio. आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खाली इसी चैप्टर में नहीं, ये वाला टॉपिक आपकी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी काम आने वाला है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से सुनना है। सो लेट्स स्टार्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कैसे है उससे पहले समझ लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना क्यों है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे जब पार्टनर्स ने डिसाइड किया अपनी आपसी सहमति से कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी है, तो उस टाइम पे एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटीज की वैल्यू को रीअसेस किया जाता है, रीवैल्यू किया जाता है। हो सकता है एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू उनकी प्रेजेंट वैल्यू से जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है वो डिफरेंट हो सकता है एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई हो या डिक्रीज हो गई हो, या लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई हो या डिक्रीज हो गई हो। तो हम क्या करते हैं, उनकी बुक वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू मतलब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है इन ट्रांजैक्शन से, कि जो भी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो सारा का सारा पार्टनर्स को उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्योंकि आपको मालूम है जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो पुराना अग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया अग्रीमेंट बनता है। हर चीज की नई से शुरुआत होती है। तो जितने भी पुराने प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, वो पार्टनर्स अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन में भी जितने भी प्रॉफिट्स या लॉसेस आते हैं because of changes in the value of assets and liabilities, that is distributed amongst the partners in their old profit sharing ratio. तो पुराना हिसाब किताब खत्म। अब हम बात करते हैं एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे क्यों बनाया जाता है। क्योंकि नया पार्टनर अगर कोई आ रहा है, ठीक है, तो पुराने पार्टनर्स कहते हैं कि जितना भी प्रेजेंट वैल्यू और बुक वैल्यू में चेंजेस आए हैं एसेट्स या लायबिलिटीज की, उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो हम ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नए पार्टनर का उसमें कोई भी हक नहीं है। ठीक है, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है या लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो ये सारे पुराने प्रॉफिट्स हैं जो पुराने पार्टनर्स को ही मिलने चाहिए उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। या लॉसेज हुए हैं तो नया पार्टनर क्यों उनके पुराने लॉसेज को बेयर करेगा। राइट, रिटायरमेंट में भी यही होता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई तो जाने से पहले उसको लगता है कि भाई जितने भी मेरे पुराने प्रॉफिट्स हैं, मेरे लॉसेस हैं, वो सब मैं शेयर करूंगा या मैं बेयर करूंगा। सो दैट्स व्हाई वी मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट। राइट, नाउ लेट्स लर्न हाउ टू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाने जा रही हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो दैट्स द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम क्या करते हैं बेटा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आप देख सकते हैं जितने भी लॉसेस हैं, लॉसेस का मतलब अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है या लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है, दोनों केसेस में हमें लॉस हो रहा है तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, या प्रॉफिट्स हो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है या लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई है, ये प्रॉफिट्स हो गए, इनको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सो लॉसेस ऑन द डेबिट साइड, प्रॉफिट्स ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, कई बार बेटा क्या होता है, हमारे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब कोई एक एसेट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा था पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्डेड नहीं है, अकाउंट्स में कहीं पे भी नहीं था, तो अचानक हमें पता चलता है अरे ये एसेट भी है, तो इट्स अ प्रॉफिट, वी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। इसी तरीके से कोई लायबिलिटी है जो हमने आज तक रिकॉर्ड ही नहीं करी बुक्स में। ठीक है, एक लायबिलिटी थी, एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी पर बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर इसके बारे में हमें पता चलता है सो इट्स अ लॉस एंड इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो आप देख सकते हैं सारे लॉसेस को हमने डेबिट साइड लिखा, सारे प्रॉफिट्स को हमने क्रेडिट साइड लिखा। बैलेंसिंग फिगर अगर हमारी डेबिट साइड आ रही है तो वो प्रॉफिट हो जाएगा और अगर क्रेडिट साइड आ रही है तो हमारा वो लॉस है। ठीक है, और ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। अगर मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूं
तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स को मिलता है उनकी प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, और एडमिशन में पुराने पार्टनर्स को, ठीक है। और रिटायरमेंट के केस में सारे पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट्स या लॉस मिल जाता है, राइट। अब हम थोड़े से इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। आप फॉर्मेट नोट डाउन कीजिए एंड नाउ विल बी डूइंग सम न्यूमेरिकल्स। चलिए वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। आप एक फॉर्मेट बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट का। हियर वी हैव पर्टिकुलर्स, रुपी, पर्टिकुलर्स एंड रूटीन, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। At the time of admission of a new partner, C, the assets and liabilities of A and B were revalued as follows. ठीक है। Same revaluation account का format is to be followed for change in profit sharing ratio. चाहे आप एडमिशन कर रहे हैं चाहे रिटायरमेंट कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम तरीके से बना जाता है, ठीक है। आप पहली एंट्री देख सकते हैं। A provision for doubtful debt was made on debtors at the rate of 10% और डेटर्स दे रखे हमारे 50,000 के। वो कह रहे हैं 50,000 के डेटर्स हैं और हमें 5% का प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन इज काइंड ऑफ अ लॉस फॉर अस, ठीक है। हमारे डेटर्स जो है वो 5% से रिड्यूस हो रहे हैं, एसेट की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि हम 5% का प्रोविजन बना रहे हैं। तो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, सो दैट मीन्स इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। जब जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, और जब जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो 50,000 का 10% हो गया बेटा 5,000। सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, ठीक है। हमारी नेक्स्ट है क्रेडिटर्स वर रिटन बैक बाय 5,000। हमारे क्रेडिटर्स थे, दे वर रिटन बैक बाय 5,000, मतलब क्रेडिटर्स हमारे रिड्यूस हो रहे हैं, हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है, मतलब इट्स अ प्रॉफिट टू अस, ठीक है। जब जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट साइड नोट करी जाती हैं क्योंकि वो प्रॉफिट है, एंड वाइस वर्सा, अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है देन इट इज अ लॉस, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो यहां फिलहाल ये प्रॉफिट है हमारा, तो हमने लिखा क्रेडिटर्स 5,000। देन वी हैव बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड मतलब वैल्यू प्लस हो गई, ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू प्लस हो गई। तो 2 लाख का 20% कितना हो गया बेटा हमारा 40,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जब जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी इट्स अ प्रॉफिट, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, राइट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, मैंने अभी आपको समझाया था कि कभी कभी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं, हमने उनको रिकॉर्ड ही नहीं करा होता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हमें रिवैल्यूएशन के टाइम पे पता चला कि भाई एक एसेट था जो कभी रिकॉर्ड ही नहीं करा गया। सो यस, इट्स अ प्रॉफिट एंड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। सो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, amount is 15,000. A provision for 2,000 was made for outstanding bill for repairs. बेटा कोई बिल था, आउटस्टैंडिंग बिल था, उसके लिए हमने प्रोविजन बनाया है, ठीक है। कोई रिपेयर का आउटस्टैंडिंग बिल है, ठीक है। सो इट्स अ लॉस, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड 2,000. सो टू प्रोविजन फॉर repairs, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स 3,000। अभी हमने बात करी थी बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट्स की और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब एक ऐसी लाइबिलिटी विच वाज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड ही नहीं थी। जब हमने लाइबिलिटीज को रीअसेस करा तब हमें इसके बारे में पता चला, ठीक है। सो इट्स अ लॉस एंड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। सो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 3,000, ठीक है। ये हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हो गई।
राइट। अब हम इसको बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, देखते हैं कि रिवैल्यूएशन का फाइनली जो आया है, इज इट अ प्रॉफिट और लॉस। सो ये आ गया हमारा 60,000 टोटल। ये आ गया 10,000 हमारा इसका टोटल आया। सो बैलेंसिंग फिगर इज 50,000। बैलेंसिंग फिगर हमारी आ गई 50,000, जो कि एक प्रॉफिट है। सो ये प्रॉफिट जो होते हैं बेटा, ये ट्रांसफर हो जाते हैं पार्टनर्स को उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर ये हमने बनाया होता चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में, तो पार्टनर्स को उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50,000 को, और अगर ये एडमिशन के टाइम पे होगा तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिटायरमेंट के टाइम पे ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम उसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। He might ask you to make revaluation account or he might ask you to prepare the journal entries, ठीक है। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना आना चाहिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज भी बनानी आनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे वो जर्नल से करेंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है जर्नल का, जैसे नॉर्मल जर्नल फॉर्मेट बनाते हैं तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे जर्नल के फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। So our first entry is value of furniture is to be increased by 10,000। मतलब फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 10,000 से। इट्स अ प्रॉफिट टू अस, ठीक है। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बन जाएगी बेटा, क्योंकि फर्नीचर जो है वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट। तो हम जर्नल क्या बनाएंगे बेटा, जर्नल बनेगा हमारा, डेट हमें मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में, so furniture account debited to revaluation account, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट है which will be transferred on the credit side of revaluation account, so revaluation account will be credited। जब जब प्रॉफिट्स होंगे तब तब रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, और जब जब लॉसेस होंगे तब तब रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देना। लॉसेस किस केस में होंगे, जब एसेट की वैल्यू कम हो गई, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इन दोनों केसेस में लॉसेस हो रहे हैं। और लॉसेस के केस में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। और जब जब प्रॉफिट्स होंगे, मतलब कब होंगे, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी, इन दोनों केसेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ऐसे में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू 40,000। बुक वैल्यू 20,000, मतलब फर्नीचर की बुक वैल्यू 20,000 दे रखी है और प्रेजेंट वैल्यू जो है फर्नीचर की वो 40,000 है। इसका मतलब 20,000 का फिर से प्रॉफिट है हमें, right? So let's do the journal entry again, same entry, furniture account debited to revaluation account 20,000। नरेशन आप खुद लिखेंगे बेटा, नरेशन ना लिखने के मार्क्स कटते हैं, आपको पता है, राइट। नेक्स्ट, the value of furniture is to be brought up to 120% of its book value। बुक वैल्यू दे रखी है 50,000, वो कह रहा है हमें 50,000 का 120% तक फर्नीचर की वैल्यू करनी है। मतलब बुक वैल्यू दे रखी है 50,000, उसका 120% तक वैल्यू लेके जानी है। तो 50,000 का 120% क्या होगा, 60,000, 60,000। इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू हो गई 60,000 और बुक वैल्यू कितनी है
50,000, 10,000 से इंक्रीज हो गई, इसका मतलब एसेट फिर से इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सेम जर्नल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से 10,000, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%, स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन हुई है। यहां पे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, आता है स्टॉक इज डिप्रिशिएटेड बाय 10%, तो उसमें हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू का 10% निकाल देते हैं, ठीक है। या बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो हम बुक वैल्यू लेते हैं, उसका 10% निकाल लेते हैं, यहां तक तो ठीक है। पर ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड को आप मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट भी है और अक्सर यहाँ पे गलती भी होती है। अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क देम एंड अंडरस्टैंड देम, ठीक है। आप समझते हैं कि अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है। वो कह रहा है कि स्टॉक की जो वैल्यू है वो हमने अंडर वैल्यू करी हुई है 18,000, मतलब जो बुक वैल्यू हमें 18,000 दे रखी है, हमारी बुक्स में जो रिकॉर्डेड है वो 10% से कम दे रखी है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कुछ और है, ठीक है। मतलब हमने अपने स्टॉक को अंडर वैल्यू करके रखा हुआ है। कहते हैं ना, अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं इससे ज्यादा हूं, मतलब स्टॉक को अंडर वैल्यू किया हुआ है, स्टॉक इस वैल्यू से ज्यादा था, हमने उसकी वैल्यू कम लगा रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 18,000 ऑलरेडी कम है, कितने से, 10% से, तो हम इसको कैसे करेंगे। अब अंडर वैल्यूड का केस है, 18,000 है, तो बेटा इसमें हम कर देते हैं, इसका अगर हम निकाल दें, इसके अंदर वैल्यू इंक्लूडेड है, तो मैं इसमें कर दूं अगर 100/90, ध्यान से समझना, इसका 10% मत निकालना, क्योंकि 18,000 ऑलरेडी अंडर वैल्यूड वैल्यू है, ठीक है, हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 10% था, इसलिए 100/90, या आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हो कि मैंने माना कि इसकी वैल्यू x थी, ठीक है, मैथ्स के तरीके से समझते हैं कि स्टॉक की वैल्यू x थी और हमने x को ही x के 10% से कम दिखा रखा था, ऐसे भी कर सकते हैं। हमने क्या मान लिया कि स्टॉक की वैल्यू x थी और हमने x को ही x के 10% से कम दिखा रखा था, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा हो गया 90x/100, जो सेम हो गया ऊपर वाला, ठीक है। दोनों केस में x की वैल्यू आ गई 20,000 और यहाँ पे भी आंसर आ गया 20,000। आप कोई भी तरीका आजमा सकते हैं, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। गलती से भी बेटा 18,000 का 10% मत करना, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड को ध्यान से समझना, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू थी 20,000 और हमने इसकी वैल्यू लगा रखी थी 18,000, तो हमने इसको अंडर एस्टिमेट किया हुआ था अपने स्टॉक को 2,000 से, सो इट्स अ प्रॉफिट, राइट, इट्स अ प्रॉफिट। सो अगेन एंट्री क्या होगी हमारी, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। 18,000 और 20,000 का हमने डिफरेंस लिया, विच कम्स टू बी 2,000। So next entry is stock is overvalued by 10%। अब वो कह रहे हैं हमने स्टॉक को ओवर एस्टिमेट किया हुआ है, हमने उसकी वैल्यू ज्यादा दिखा रखी है अपनी बुक्स में, एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू कम थी, ठीक है। हमने अपने स्टॉक को ओवर वैल्यू करके रखा हुआ है, एक्चुअली उसकी उतनी वैल्यू नहीं थी, तो ये ओवर वैल्यूएशन का केस है और इसमें दे रखा है 22,000, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 की जगह ये तो हमारा 22,000 हो गया, ठीक है, ये हमारा 22,000 हो गया। अब ये ओवर वैल्यूएशन का केस है तो 100/110 हो गया ये, ठीक, और यहाँ पे ये प्लस हो गया, अगर ये प्लस हो गया तो ऑटोमेटिकली ये भी 110 हो गया, एंड दिस इज
22,000। ठीक है, अब बताओ कितना आया इसका आंसर। अगेन इट इज 20,000, है ना बेटा। कैलकुलेट करो, ये फिर से आ गया हमारा 20,000, मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू 20,000 थी। इस केस से भी कर लो और इस केस से भी कर लो, दोनों का आंसर सेम आ गया। एक्चुअल वैल्यू 20,000 थी और हमने इसको 22,000 पे दिखा रखा था। 2,000 की वैल्यू हमने ज्यादा दिखा रखी थी, सो इट्स अ लॉस, राइट। अगर ये लॉस है तो इस बार रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, राइट। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए और करते हैं जर्नल एंट्रीज। सो द नेक्स्ट एंट्री इज द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000 एंड बुक वैल्यू इज 20,000। ठीक है, हमारे पास जो बुक वैल्यू दे रखी है कंप्यूटर की वो 20,000 है और मार्केट वैल्यू 25,000। सो वी कैन सी द एसेट इज इंक्रीजिंग बाय 5,000, इट्स अ प्रॉफिट, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, सो कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक बेटा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एंड द अमाउंट इज 5,000, राइट। नेक्स्ट, machinery is taken by Leena. Leena is a partner in a firm. क्वेश्चन में है कि भाई मनोज आया है किसी पार्टनरशिप में और ऑलरेडी लीना और रोहित पार्टनर्स थे। लीना और रोहित ऑलरेडी पार्टनर्स थे और मनोज आया है नया पार्टनर, उसने उसको ज्वाइन किया है। तो इस केस में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था और जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। तो लीना एक पार्टनर है और मशीनरी लीना ने मतलब मशीनरी को लीना ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, लीना पुरानी पार्टनर है, उसने मशीनरी अपने साथ ले गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे दो चीजें आएंगी। मशीनरी इज टेकन बाय लीना फॉर 80,000, बुक वैल्यू 60,000, मतलब मशीनरी की वैल्यू 60,000 थी, हमारे पास बुक्स में उसकी एंट्री 60,000 थी। ठीक है, और लीना इसमें हमसे 80,000 में ले गई फर्म से। तो पहली बात 20,000 का तो प्रॉफिट हो गया फर्म को। ठीक है, 60,000 की चीज 80,000 में एक पार्टनर ले गया, कोई बात नहीं ले जाए, पर 20,000 का तो हमें प्रॉफिट हो गया। पहले तो हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा, अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। 20,000 का तो प्रॉफिट हो गया, 60 की चीज 80 में चली गई। और इसकी एक और एंट्री होगी कि इट इज नॉट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, बट अगर आपको बोला जाए कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो आपको सारी जर्नल एंट्रीज को कवर करना है। ठीक है, तो लीना अपने साथ मशीनरी ले गई, तो मशीनरी इसका मतलब फर्म से चली गई, एसेट डिक्रीज हो गया। तो इस केस में क्या एंट्री होगी हमारी, लीना's capital account debited to machinery account। कितने में लेके गई है लीना, लीना लेके गई है 80,000 में, राइट। तो याद रखिए आपको इसमें दो एंट्रीज पास करनी है, एक रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट हुआ है और दूसरा जब पार्टनर एसेट लेके जाता है तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, राइट। नेक्स्ट एंट्री, 1/3 of a machinery is taken by Rohit for 30,000। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी डिफिकल्ट है पर हो जाएगी, राइट। कह रहा है कि मशीनरी का 1/3 पार्ट रोहित ले गया, रोहित ओल्ड पार्टनर था, रोहित ने का भी नया पार्टनर आ रहा है, उससे पहले हम एसेट्स को रिवैल्यू कर रहे हैं, तो मैं ये मशीनरी में ले जाता हूँ 1/3। ठीक है, तो मशीनरी का 1/3
रोहित लेके चला गया 30,000 में, और जो बैलेंस था वो फर्म में ही रहा। 1/3 रोहित ले गया, बैलेंस फर्म में ही था। उसको फिर रिवैल्यू कराया गया। जब उसकी वैल्यू को कंपेयर कराया गया बुक प्रेजेंट वैल्यू से, तो उसकी वैल्यू भी चेंज थी। उसकी वैल्यू थी 57,600। तो मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ बेटा, इसका वर्किंग नोट चेक कीजिए। 1/3 ऑफ मशीनरी, पहले तो चेक कर लेते हैं कि मशीनरी थी कितने की। तो मशीनरी की बुक वैल्यू दे रखी है 72,000, ठीक। तो हमने देखा जी 72,000 की तो मशीनरी है, इसका 1/3 रोहित ले गया, इसका मतलब 2/3 रिमेनिंग है, ठीक है। 1/3 अगर रोहित ले गया तो 2/3 रिमेनिंग है। तो पहले देख लेते हैं जी 72,000 का 1/3 होता कितना है। तो 1/3 होता है 24,000 और 2/3 कितना होगा 48,000, ठीक है, राइट। अब पढ़ते हैं आगे हुआ क्या। रोहित 24,000 की चीज 30,000 में ले गया। मैंने अभी आपको बताया था कि पहले रोहित जो लेके जा रहा है उससे पहले प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेते हैं हमें। रोहित 24,000 की चीज 30,000 में ले गया, तो फर्म को तो 6,000 का प्रॉफिट हो गया। 24,000 उसकी बुक वैल्यू थी, 30 में वो ले गया, तो ये 6,000 का प्रॉफिट हो गया जो रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये 48,000 वाली मशीनरी थी, रिमेनिंग वाली मशीनरी, जब हमने इसकी वैल्यू को कंपेयर करा मार्केट वैल्यू से, तो पता चला इसकी वैल्यू आई है 57,600। इसका मतलब यहां भी प्रॉफिट हो गया, यहां भी प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया 9600 का। मतलब हमें पूरी ट्रांजैक्शन पे, मशीनरी की पूरी ट्रांजैक्शन पे 6,000 प्लस 9600 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। सो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 15,600 टोटल प्रॉफिट कर दिया हमने। और दूसरी एंट्री करेंगे जब पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, ठीक है। पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, उसकी भी जर्नल एंट्री करनी जरूरी है। सो रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, सारी तो लेके नहीं जा रहा, वो 1/3 लेके जा रहा है, जो कि थी कितने में लेके जा रहा था 30,000 में, राइट। वो लेके जा रहा था 30,000 में। सो बेटा ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। आज हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना सीखा और जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। बहुत सारी एंडलेस एडजस्टमेंट्स होती हैं रिवैल्यूएशन को लेके। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे आपकी सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कवर होती रहेंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।